from third world to first, right? बिल्कुल। Entrepreneurs will chase talent. पहले बनाना, जी। फिर बचाना, फिर बढ़ाना। तो मेरे कर्म में कहाँ कमी रह गई या मेरे श्रम में कहाँ कमी रह गई? नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं दुबई में और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र प्रशांत मेहता जी हमारे साथ हैं। दुबई की एक उम्दा फैमिली ऑफिस कैफ होल्डिंग्स, जो मिस्टर फैजल एंटरप्रेन्योर हैं, उनके सीईओ हैं। और आज इनसे हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी सीखेंगे। एक फैमिली ऑफिस को अपना वेल्थ कैसे बनाना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सीखेंगे। दुबई इतना आगे क्यों जा रहा है, कुछ समझेंगे। और ये लिखते भी बहुत अच्छा है, कविताएं भी बहुत अच्छी सुनाते हैं, तो एक उनकी कविता भी सुनिए, ठीक है? प्रशांत, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आईसीआईसीआई बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आज आप दुबई आए, ठीक है? वहां और फिर एक फैमिली ऑफिस क्या होती है, क्यों होती है, आपकी क्या जरूरत होती है, वहां से शुरू करें। तो हालांकि आपने सवाल बैक टू फोर्थ पूछ रहा है, मैं जवाब आपको रिवर्स में बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 15 साल हो गए मुझे फैजल साहब के साथ और बहुत ही it's been a really inspiring, it's been a very good journey with him these last 15 years। और जो यादें इन 2011 के पहले की हैं वो इस वक्त थोड़ी धुंधली सी हैं, बिल्कुल। और जो मैंने शायद जिंदगी में वो इनिशियल बेसिस में कॉल इट 95, 97 when I started working up until 2011 जो सीखा, एंड जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ हमने 2011 के बाद एट कैफ होल्डिंग्स देखा, those are two different journeys altogether, right? तो काम हमने करना बहुत पहले शुरू किया, right? I started working, हमने 10वीं जब पार किया उसके बाद हमने घर घर जाके शैम्पू बेचे, हमने क्रेडिट कार्ड बेचे, तो हमने बहुत कुछ किया। जहाँ पे ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट नहीं था, वहाँ पे जो जिस टाइप की नौकरी मिली वो हमने करी, राइट? वो वहाँ से आगे चलते हुए जब ग्रेजुएशन खत्म किया तो उसके बाद हमने HSBC ज्वाइन किया, वर्क विद देम फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, देन मूव टू अहमदाबाद। तो अहमदाबाद, दिस इज द टाइम राइट आफ्टर the riots that had happened, right? So, credit was weak in Ahmedabad and they said, can you go there, sell in Ahmedabad? So जब हम पहुंचे तो काफी tier 2 city, not as much credit that's being disbursed, and law and order situation not necessarily at its best tha, right? From there, grew that business, moved to Standard Chartered in Baroda. So I was 22, 23 years old at the time जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ऑफर दिया कि हम बड़ौदा में ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ का सेल्स टीम लीड करेंगे। सो took that jump, went ahead with that, did set up Baroda, set up Surat for them. From there moved back to Ahmedabad with them, so they had a concept called Rest of the West, right? तो हम बाकी ब्रांचेस उस टाइम पे थोड़ा सा देख रहे थे। वहां से I moved back to Bombay with Standard Chartered, move, and then the move happened to ICICI। जर्नी में कुछ ऐसी चीजें होती है जब आप है ना इतना सोचते नहीं हो कि कहाँ पे आप अगला कदम आपको कहाँ लेके जा रहा है, राइट? At 24, 25 you're going with the flow, you're saying कि ठीक है जर्नी जहाँ लेके जा रही है, पैसे ठीक ठाक बन रहे हैं, let's try and explore new things। तो when I started with Standard Chartered, I think the commonality between Standard Chartered, HSBC, what I did here with ICICI, everywhere I was starting something new, right? So there was a branch that I was setting up for Standard Chartered in Baroda. There was the business that I was restarting for HSBC in Ahmedabad. When I came here, I was restarting a career. मैं सारी जिंदगी asset liability side of the business पे रहा, तो wealth management कभी हमने अपना, so dad used to run the stock markets, etc. That's a separate story. But I never run wealth for anyone before, right? So then I moved here with ICICI on the private banking side, understood what that looks like, and then from there the journey. Mr. Faisal was a prospect. हम बैंकर होते हैं, हमारा काम ही है कि हम लोगों से मुलाकात करते हैं। तो I met up with a man and I was very inspired, and I said कि at some point in time I'd like to work with you, and 2011 October, I remember I got a call. There's a gentleman called Bala here
who called up and he said, Prashant, there may be a role that's probably coming up. Would you like to come and have a conversation? That conversation, that one single day, lasted close to 6-7 hours. So पहले बाबा से बात किया, उसके बाद में फैजल जी से बात किया. तो by the end of that conversation, I think decided था कि हम इनके साथ में काम करेंगे. So that's how the journey. अच्छा, तो फिर ये बताइए कि कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए एक बेसिक समझना चाहते हैं जी कि एक एंटरप्रेन्योर को फैमिली ऑफिस क्यों बनानी होती है, क्या रोल होता है, कैसे आगे बढ़ता है? अगर आपके पास में एक, आप कोई भी चीज करते हैं राइट, जहां पे आप, एंड एंटरप्रेन्योर्स अंडरस्टैंड दिस बेस्ट राइट, कि वो काबिलियत हायर करते हैं. अच्छा, राइट. तो जब आप अपने काम में मशरूफ हैं, आप अपना काम जो भी कर रहे हैं उसमें आप पूरा वक्त, अपना पूरा एनर्जी दे रहे हैं जी. तो बिकॉज योर वर्क, योर बिजनेस मेक्स यू द मनी, द मैनेजमेंट ऑफ दैट मनी may not necessarily be your priority, right? You may not have the time to manage it. While you think that मैनेज करना है, प्रायोरिटी है, लेकिन इस वक्त तो प्रायोरिटी बिजनेस है, इस वक्त प्रायोरिटी एम्प्लॉय है. So there are so many things that happen in that chain. It is just about having somebody that is capable and qualified to manage that as a full-time job. I think what we want to move into is saying that this is a full-time job, and I think that viewpoint from an entrepreneur's perspective needs to change. कि एक व्यापारी है, उसका काम है व्यापार करना. करेक्ट. व्यापार से उसके पास धन आता है. करेक्ट. या तो अब वो धन जब बहुत सारा बन जाता है, या तो धन मैनेज करे या व्यापार मैनेज करे. और उनका जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो उनका व्यापार मैनेज करना है. बिल्कुल. उनका कोर कॉम्पिटेंसी कभी धन मैनेज करना था ही नहीं. ठीक है. तो जब आप धन बना लेते हैं, उसके बाद में आप दो चीजों के हिसाब से आप पैसा वो लगाते हैं आगे. या विश्वास पे, जब आपके पास में बैंकर आता है, या जब आपके पास में कोई आपका ब्रोकर आता है, जो भी आता है, तो आपसे कहता है कि ये देखिए, ये जो है ये बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप शायद इतना पैसा कमा सकते हैं. अब जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तब हो सकता है कि आप व्यस्त हो. क्या बात. राइट. तो टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटी है, आप उस टाइम पे मिस कर गए. हो सकता है कि जिस आदमी पे आप विश्वास कर रहे हैं उसकी काबिलियत जज करने का शायद आपके पास में वक्त ना रहा. राइट. तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. हो सकता है कुछ चीजें लोग आपको दिखाते नहीं क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट नहीं समझते. हर आदमी जो आपको कोई चीज बता रहा है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपसे दिखा रहा है, वो शायद आपका होराइजन, आपका रिस्क एपेटाइट वो नहीं समझ रहा कि आप किस पर्पज से ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. आपने नई गाड़ी खरीदनी है या 5 साल बाद बेटी का विवाह कराना है. दोनों अलग चीजें हैं. राइट. क्योंकि 5 साल बाद अगर बाजार में गिरावट आ गई तो आप गाड़ी पुशबैक कर सकते हैं, आप शायद बेटी का विवाह पुशबैक नहीं कर सकते. सो whether it is absolute time bound as an investment, and therefore what is my risk return look like, right? Or do I have enough appetite to say it's okay, I can push that back by a couple of years and it doesn't matter. So does the person that is telling you about it, and I am not even going into the integrity of the person, right? वो एक अलग कहानी है. Right? But अगर कोई आपको ढंग की चीज भी दिखा रहा, हो सकता है वो आपको उतनी तरह से जानता ना हो. अब अगर आपके पास में अपना फैमिली ऑफिस है, तो व्हाट इज माई रोल? माई रोल इज टू फोल्ड. वन, इट इज ट्रूथ टू पावर. तो मैं आपको सच बताऊंगा. क्या राइट. जो भी है, जैसा भी है दुनिया में जो हो रहा है, क्योंकि मेरा काम यह है कि मैं आपको सत्य बताऊंगा. नंबर 1. तो मुझे अगर ये लगता है कि ये चीज जो है, आप जहां पैसा लगाना चाह रहे हैं, टू स्टार्ट ऑफ विथ आप पैसा लगा रहे हैं, मैं एडवाइस कर रहा हूँ. राइट. ओवर कोर्स ऑफ टाइम दैट रोल इवॉल्व्स, बट स्टार्ट करते टाइम पे आप इट्स वेरी हार्ड टू से कि आप मेरा पैसा मैनेज कर लीजिए, मैं एक्सटर्नली देखूंगा. राइट. तो आप पैसा लगा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि ये हमारा व्यू है, ये क्वालिफाइड व्यू पॉइंट है फॉर एबीसी रीजन. प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता सकता हूं. राइट. उसके बाद में आप एटलीस्ट होपफुली यू आर एबल टू टेक अ बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन. आप व्यापार चलाते हैं, आपको एक आदत है कि 60-70% इंफॉर्मेशन पे आप डिसीजन ले लेते हैं. बिल्कुल. राइट. तो मेरा काम इस वक्त ये है कि आपके पास जो है 30-40% इंफॉर्मेशन, उससे मैं 60-70 तक ले जाऊं. तो होपफुली आपको वो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राइज से, बाकी प्रोसेस जो है आपके गट में है, आप समझते हैं कि ये क्या करना है, तो हम आपको वो एडिशनल एडवांटेज दे देते हैं. राइट. दूसरा, मैं सारे लोगों से मुलाकात कर सकता हूँ.
मैं सब लोगों से पूछ सकता हूं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या है। मैं आपसे आपका रिस्क एपेटाइट, आपसे आपका जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो समझ के डिस्टिल करके कम्युनिकेट कर सकता हूं। इन सब लोगों से जब मैं चीजें सुनता हूं, अच्छा आप 5 लोगों से मुलाकात करेंगे, आपका वक्त कीमती है, राइट? आप 5 लोगों से मुलाकात करेंगे, वो 5 लोग आएंगे, हाय हेलो चर्चा करने में कुछ वक्त जाएगा, उसके बाद आप काम की बात पे आएंगे, उसके बाद वो आगे चलेंगे। हम इन लोगों से मिलके वो डिस्टिल करके आपके वक्त का आपको बता दें, देखो ये 10 अपॉर्चुनिटी हमने देखी। अच्छा। इन 10 में ये 2 है वो इस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ठीक है, ये 2 है, ये 3 जो है ये हमें शायद समझ में नहीं आ रही, या आदमी पे भरोसा नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा इवैल्यूएट करके देखते हैं। अब आप हमें बता सकते हैं कि ये बेटा ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है या ये वाला जो काम है ये हम नहीं करना चाहते हैं, मुझे शराब के धंधे में इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे सिगरेट नहीं, व्हाटएवर इट इज, जो भी हो सकता है। हर आदमी का अपना एक व्यू पॉइंट है, एक पर्सपेक्टिव है कि मैं ये वाला बिजनेस नहीं करना चाहता, इस टाइप की चीज नहीं करना चाहता, व्हाटएवर इट इज, which also works for me. So that starts off by saying, what does my policy guideline look like? Achha. Right? That is where you start designing in terms of saying, what should my investment process look like? So the more you work together, the more you start building that as a process. And I think सबसे अच्छी चीज अगर कोई समझ सकता है तो एंटरप्रेन्योर जी समझ सकता है कि ओवर कोर्स ऑफ टाइम मैंने जो काम किया, मैंने जो व्यापार बनाया, उसको मैं प्रोसेस में कैसे बनाऊं ताकि ये रिपीटेबल हो जाए। बिल्कुल, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू विद योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू विद योर मनी। मतलब आप स्प्रे एंड प्रे लगा दो, नहीं तो तुक्का टाइप में आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, हो सकता है आप सक्सेसफुल हो, बट आर यू एबल टू से कि ये मैं रिपीट करके बार बार कर सकता हूं? एंड ओनली व्हेन इट्स अ रिपीटेबल प्रोसेस, दैट इज व्हेन इट्स अ बिजनेस. And you want to run your investments like a business, and if you're going to run it like a business, then you need people like me, you need somebody that's qualified not to run that. Okay. तो अब ये बताइए कि जैसे एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं हेल्थ केयर में, जी, एक प्रोजेक्ट आपने ऑल्सो किया है स्कूलों में, विच आई विल एक्चुअली कॉल फिलैंथ्रोपी, चैरिटी। पहले मैं एक बार वो स्कूल वाले प्रोजेक्ट पे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, बिकॉज वो काफी कमाल का काम किया है फैजल जी ने, और आपने जो भी इनको असेस किया कमाल का प्रोजेक्ट है। मैं चाहूंगा उसके बारे में आप काइंडली बताएं। तो मिस्टर फैजल एज अ बिजनेसमैन, जब मैं इंटरव्यू करने के लिए इनके पास में आया था, मैं जब जॉब रोल समझ रहा था, तब उन्होंने मुझे बोला था कि प्रशांत हम है ना कस्टोडियन ऑफ वेल्थ है, हम ओनर्स ऑफ वेल्थ नहीं है, हम कस्टोडियन ऑफ वेल्थ है। तो जबकि पैसा उन्होंने खुद बनाया है, यस, फिर भी अपने आप को कस्टोडियन है कि ये किसी और की धरोहर है, मेरा नहीं है। क्या और कस्टोडियन ऑफ वेल्थ इसलिए है क्योंकि वेल्थ जो है बाय प्रोडक्ट है, जो क्रिएशन है वो वैल्यू, राइट? तो अगर हम सिर्फ इस पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं और हम और कोई बिजनेस नहीं करते, तो आई विल बी डूइंग इनजस्टिस टू द एबिलिटी दैट गॉड हैज गिवन टू मी, राइट? एंड the ability to create jobs, the ability to create a business, the ability to create value, that is something that I saw with him. तो उनका वो एक inherent nature है जहां वो जानते हैं कि this is what he can do for society, this is who he is. When the Nadakav Girls School happened in Calicut, so MLA Pradeep Kumar had approached Mr. Faisal, and this had to do with creating more toilets in the school. तो एक स्कूल है 2000, so उस किस साल की बात है? This is in 2000. I would like to believe about 13, 14. Okay. Right. So about MLA आते हैं कि हमारी स्कूल में आपको शौचालय बना दिए। So girls school था, शौचालय की कमी थी, उन्होंने कहा, so they were raising funds towards adding toilets into the school, and this was Mr. Faisal's hometown, so they came, met up with Mr. Faisal, said that, could you help build this? And we were building our modular construction business at the same time, in Krishnagiri. So when Mr. Faisal went to the school and he saw the state of affairs at that school, he said कि इस स्कूल को हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। तो ये एक और चीज है मिस्टर फाइजल की, तो हमने जो भी बिजनेस बनाया है
it is either the best or nothing. Right? Wow. So एकदम अव्वल. he will go out and say अगर बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि दुनिया में लोगों को दिखना चाहिए कि ऐसी चीज बनाएंगे कि you know it's world class by any standard, right? So he went to the school. He said, I think why these kids are not any less than my own, right? तो अगर बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसकी शिक्षा गरीब होनी चाहिए. वाह. Right? So we said let's give them a school they deserve, and that's when we went out and we built a school which has an AstroTurf stadium. It has a world class lab today which has proper computer lab. We have A.R. Rahman has set up his school is so he's lent his name. There is so there's a bunch of things that have happened in that Calicut school. The project is called Promoting Regional Schools to International Standards through Multiple Interventions, right? And there was soft interventions, there have been harder interventions in terms of the hardware, in terms of bringing the classrooms and the computers, etc. together. And there's soft intervention in terms of teacher training, in terms of talking to the students, doing a bunch of things, taking celebrities there. The idea was that let these kids see the world. Let them know what inspiration looks like. Let them see what ambition looks like. And today we are rated amongst the top 3 government schools in the country. कितना इन्वेस्ट किया इस स्कूल में? हमने पहले स्कूल में लगभग 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया. And then उसके बाद में we've done multiple schools going forward. So it's a project in the south. The President Shabana Foundation has done a bunch of projects. And again, I think full credit to Mr. Faisal and the team and how they've envisaged this. Everything from the canteen, बच्चों को खाना अच्छा मिलना चाहिए, उनको education अच्छा मिलना चाहिए, school का sustainability कैसा होगा. That living, breathing document, and again going back to process, right? To build it, to say that can we do this at scale? Can we consistently do this? And from there we repeated that process across hundreds of schools in South India. तो मतलब एक स्कूल से आज more than 100 स्कूल तक आपने इन्वेस्ट किया है, अलग अलग फाउंडेशंस के साथ काम किया. Correct. सक्सेस रेट क्या रही इन स्कूल्स की? पढ़ाई, स्पोर्ट्स वगैरह. So when we started this school, we had the school wasn't full. Let's put it that way. Today, dropout बहुत होते होंगे बच्चियों के. Correct. And today we are close to about 2,000 girl students in the school. We have a waiting list of students in the school. The passing ratio is, I would like to believe, almost 100%. Yeah. And we've had national level hockey players that have come out of the school. We've had the students go towards IIM Calicut. Some of them have gone on to IITs. So we've had some really, really great success. And more than, I think, each individual case, the gratification when you see a young child that aspires now to be able to think that I can be a police officer, I can be an IPS, I can be a chief minister, I can be a sports person. वो आंखों में जब चमक दिखती है ना. और मैं नॉर्थ इंडिया से, मुझे लैंग्वेज का बैरियर है, लेकिन मैं वहां जब जाके बच्चों से बात करता हूँ, वो जो चहकते हैं उसी में समझ में तो आ जाता है कि खुशी है. एंड that's a feeling in itself. वाह वाह वाह. तो प्रशांत, आपको दुबई आए 18 साल, ठीक है. मैं पहली बार दुबई आया था 2003 में. मैं 21 साल से आ रहा हूँ जी. और मैंने शहर का या इस देश का काफी ग्रोथ और उन्नति देखी जी. आपका एक्सपीरियंस दुबई में कैसा रहा? दुबई इतनी सक्सेसफुल क्यों हो रही है? What are the ingredients to create a good destination for someone professional like us to come, stay here, or someone like Mr. Faisal to start? I came to Dubai by chance. अच्छा. हम इंडिया में थे, किसी ने कंसल्टेंट ने फोन किया, बोला अपॉर्चुनिटी है ICICI बैंक के साथ, आप दुबई जाएंगे, let's give it a shot, let's come here, right? आप जब इंडिया से निकलते हैं, and I'm talking in 2006, 2007,
at that point in time, the Middle East is not necessarily known for being progressive. जी. So conservative country वहाँ जा रहा था कि आप कहाँ जाएंगे, आप वहाँ मैनेज कैसे करोगे. मुझे याद है उस समय तो दुबई में वो मिलियनेयर गाड़ी जो होती थी उसकी लॉटरी निकलती थी, इंडिया में बहुत वो फेमस था. हाँ जी. तो एक दुबई शॉपिंग फेस्टिवल फेमस था जी. और एक वो मिलियनेयर वाली गाड़ी थी जो एयरपोर्ट पे जिसका लकी ड्रॉ निकला करता था. मैं यहाँ पहुंचा, आई वाज सरप्राइज कि ये जगह इतनी प्रोग्रेसिव है. हम एक चीज जो आई थिंक आई विल गिव टू दुबई हैंड्स डाउन इज रूल ऑफ लॉ. और वो सिर्फ कानून होने से और कानून का इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए. मैंने इसे कानून होने से अब 18 साल हो गए ना, अब हम उस मोड में कि कानून है तो इम्प्लीमेंटेशन तो होगा, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, राइट. बट दैट वाज द वन की थिंग that has delivered for Dubai. The fact is that there is a law, right, and that law is implemented. Yes. I can trust the law. Yes. Right. I don't break the law and I trust the law. और डिसिप्लिन. आप अगर ब्रेक भी करेंगे तो आपको फाइन लगेगा, जो भी होगा. Yes, correct. कानून इम्प्लीमेंट, कानून एनफोर्स होगा. ठीक है. Right. और क्योंकि कानून एनफोर्स होगा, अगर मैं रॉन्ग साइड पे हूं तब भी एनफोर्स होगा, राइट साइड पे हूं तब भी एनफोर्स होगा. मुझे कानून को रिस्पेक्ट करना है, ना कि कानून से डरना है. यस. राइट. और सबके लिए बराबर. और सबके लिए बराबर है. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट दैट आई थिंक दैट इज द मेकिंग इंग्रेडिएंट ऑफ दुबई. बहुत सारी चीजें हैं. आई थिंक द लीडर्स हियर, उनका विजन है, उनका इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने की हैं. लेकिन द बिगेस्ट टू मी is the fact that there is rule of law. Right? मेरी 2 बच्चियां हैं, दोनों बच्चियां, my kids are aged 12 and 15. Yeah, very bright kids. And for the last 3 years, so from the time they've been 9 and 12, अच्छा, they travel alone. ये मेट्रो पकड़ के जाती हैं, मॉल जाती हैं, कहीं जाती हैं. रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे अगर लौट के घर आते हैं, मुझे चिंता नहीं होती कि मेरी बच्ची कहाँ है. मुझे ये भरोसा है कानून पे, मुझे ये भरोसा है देश पे. ठीक है. तो जब अब इस सेफ्टी को आप कैसे मेजर करेंगे, इस सेफ्टी, इस वैल्यू को आप क्या प्राइस देंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है. राइट. लेकिन जब आप किसी और देश में होते हैं, जब आपको चिंता होती है, और अपने बच्चे के लिए हर आदमी, वो बड़ा हो छोटा हो, वो जो भी हो, जिस दिन आपको फियर हो गया ना, आप बोलोगे आई वांट टू गो टू अ प्लेस जहां पे मुझे ये कंफर्ट है कि मैं अपना काम करने के लिए जब बाहर जाता हूं, मेरे घर वाले सुरक्षित हैं. तो वो दैट्स द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड दैट दिस प्लेस ऑफर्ड. ऑटोमेटिकली आई थिंक कुछ टैलेंट आ जाता है. अब व्यापारियों की बात करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं. एंटरप्रेन्योर्स विल चेज टैलेंट. यस. राइट. बिल्कुल. तो अगर if the talent hub is in a place, the entrepreneurs will happen to come there automatically. The fact that this is a tax-free jurisdiction, the fact that this is a safe jurisdiction, यहाँ कानून है, all of that adds to that mix. अब आप जब environment ऐसा create कर देते हैं, जहाँ बाकी सब आपस में आके हम खुशी से रहते हैं, हम ना एक दूसरे से झगड़ते हैं, ना कुछ है, तो because there is a happiness, I think that automatically transmits into growth. और एक और चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया इन्होंने बनाया. 100%. So again विजन है ये. आई डोंट नो कि कैसे करते हैं, लेकिन हर रोज शायद बैठ के सोचते हैं कि इस जगह को और बेहतर कैसे किया जाए. आई हैव नॉट सीन द कंट्री मूव वन स्टेप बैक एवर इन 18 years. तो जो भी कुछ रहा है वो प्रोग्रेसिव रहा है. इन्होंने कोशिशें बहुत की हैं. अगर कहीं कोई गलत हो भी जाए तो उसको करेक्ट इमीडिएटली किया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है. तो एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, एक वेल ऑयल्ड व्हील की तरह ये एक वर्चुअस साइकिल में चलता है. इनफैक्ट मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ. मैं कहीं भी जाता हूँ ना, टिपिकली किताबें वहाँ की जरूर खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ. तो मुझे याद है कोविड के बाद हमने दुबई में एक छुट्टी ली थी. जी. तो
ऐसे ही मैं दुकान में जा रहा था तो वहाँ शेख रशीद की 3 किताबें थी, उनकी बायोग्राफी थी, एक उनका विजन पे था, तीनों किताबें थी और तीनों पढ़ी। इनफैक्ट मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों से शेयर करूंगा, अगर दुबई का विजन समझना है और क्यों ये देश इतना उन्नति कर रहा है, उनका विजन, उनकी किताब पढ़ने लायक। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो सो दिस इज वेरी सिमिलर, आपका जो ली कुआन यू की किताब है फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट, राइट? बिल्कुल। तो सो वेरी सिमिलर, आई हैव अ वेरी सिमिलर व्यू। तो मैं भी जब सिंगापुर आया था तो मैं वो किताब पढ़ने के लिए लेके आया था। और अगर आप आर्किटेक्ट का विजन समझ पाएंगे, क्या बात, तब आप ये समझ पाएंगे कि जो बनाया है ये क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, यू नो, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये टनल क्यों बनाया, ये रास्ता क्यों बनाया, ये क्यों किया है, राइट? द व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन द व्हाट। वेरी वेल सेड, द व्हाई इज मोर, एब्सोल्युटली। तो जो आपने कहा ना, LKY का जो विजन था सिंगापुर का, मुझे, और चूंकि मैं सिंगापुर रहता हूँ जी, मैं जब यहाँ आता हूँ मुझे काफी सिमिलैरिटीज एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है कि आगे पीछे का पता नहीं, बट काफी सिमिलर थिंकिंग है सिंगापुर और दुबई की। और कल जब मैं आपको कह रहा हूँ, मैं और शालिनी हमें कैफे में थे, मैं खाली एक चीज पे इंटरजेक्ट करूंगा यहाँ पे। काफी सिमिलर थिंकिंग आपने कहा सिंगापुर और दुबई की है, आई थिंक काफी सिमिलर थिंकिंग प्रोग्रेसिव लीडर्स की है। हाँ। जगह बाय प्रोडक्ट है। तो अगर LKY, यू नो, सिंगापुर की जगह कोई और देश के प्रधानमंत्री होते तो आई थिंक वो देश की तरक्की होती। अगर यहाँ जो लीडर्स हैं ये किसी और देश में होते तो वहां की तरक्की होती। अ लॉट ऑफ द क्रेडिट आई वांट टू एंश्योर इज to put it out there that we respect these leaders because they've sweated it out, they have built the nation। और जो आदमी वो ग्रिप, वो मेहनत से वो देश बनाता है, आई थिंक both these countries owe it to them। हैट्स ऑफ। कि आप देखो ना, 1965 में जब सिंगापुर मलेशिया से आजाद हुआ है, जो भी आप कह लो जी, छोटा सा टापू है जी, 15-20 लाख लोग हैं, कुछ नहीं, वहां से उसको डेवलप कंट्री बना। दुबई की क्या, एक रेगिस्तान ही था, आज रेगिस्तान में आपने इतना अच्छा ओएसिस बना दिया है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, व्यापार बना रहे हैं। और कल जब हम एक कैफे में बैठे थे, कम से कम 15 नेशनैलिटी के लोग, मुझे लगा, वो स्टारबक्स में हमारे साथ कॉफी पी रहे थे। 100%। तो जैसा आपने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, रूल ऑफ लॉ दे दीजिए, सेफ्टी दे दीजिए, लोअर टैक्सेशन, और एंटरप्रेन्योर और टैलेंट जहां मिलते हैं वहां मैजिक होती है। एब्सोल्युटली। ओके, वंडरफुल। अब आते हैं एसेट एलोकेशन। ये मुझे आपसे जरूर सीखना है, बिकॉज मैं आउट एंड आउट थोड़ा बहुत इक्विटी समझता हूँ, थोड़ा फिक्स्ड इनकम समझता हूँ। एसेट एलोकेशन आप कैसे देखते हैं एज अ CIO ऑफ अ फैमिली ऑफिस? ये बहुत बड़ा टॉपिक है जी, ठीक है, लेकिन आप जब वेल्थ मैनेज करना शुरू करते हैं तो पहले आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं एंटरप्रेन्योर के साथ, फैमिली के साथ, ये समझना चाहते हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, राइट? तो लोग है ना प्रोसेस थोड़ा रिवर्स कर देते हैं कि मेरा रिटर्न क्या होगा। शुरुआत वहां से होती है कि मेरा रिटर्न क्या होगा। मुझे पहले ये बताइए जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास वक्त कितना है, राइट? अगर आप मुझे बोले कि मेरा रिस्क एपेटाइट जो है प्रशांत 0 है, तब तो आप कैश निकाल के तकिए के नीचे रखिए, क्या, राइट? और साथ में सोते वक्त एक बंदूक जरूर रखिएगा, राइट? क्योंकि तभी आपको 100% सेफ्टी शायद मिल जाए, राइट? तो वो डिस्टेंस टू रिटर्न इज अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू टेक। बिल्कुल। अब वो रिस्क एक पॉइंट के बाद जाके प्लेटो हो जाता है। तो मैं अब 1 लॉटरी का टिकट लूं या 1 लाख लॉटरी के टिकट लूं, राइट? मेरा प्रोबेबिलिटी शायद चेंज हो रहा है, लेकिन इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स वो लाख लॉटरी के टिकट से भी शायद मैं ना जीत पाऊं, और बाइनरी आउटकम है उसका। ठीक है, राइट? या तो 0 या 0 होगा या 1 होगा। ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ दिस बाइनरी बेट्स एम आई विलिंग टू टेक, राइट? सो everything starts by going back to this process। ठीक है, अगर हम डिजाइन वर्सेस डेस्टिनी की बात करें जी, जो मेरा पेट पीव है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग पोर्टफोलियो, जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ ये बोलते हैं कि आपने
हमें बहुत लोग आके बता हम तो जी 20-25% कमा रहे हैं पिछले 3 साल से, तो आप क्या करेंगे? हमने कहा आप मुझे ये गारंटी कर सकते हैं आप 25% अगले 15 साल और कमा पाएंगे? अगर आप गारंटी करते हैं आप हमसे पैसा ले लेंगे, ठीक बात, राइट? लेकिन आप मुझे प्रूव करके दिखाइए कि आप ये 25% कर सकते हैं। मैं जो भी रिटर्न आपको बताऊंगा मैं आपको कंसिस्टेंटली प्रूव करके दिखा सकता हूँ in good markets, in bad markets, we got into that and how we got into that, right? And that is a function of how much can you tolerate risk, right? और अच्छे बाजार में ये बोलना कि हाँ जी रिस्क तो हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और असल बाजार में वो रिस्क देखना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा अलग चीजें हैं। तो हमने लोगों का रिस्क एपेटाइट श्रिंक होते देखा है इन माय बैंकर टाइम्स, राइट? जब बाजार पलट गया तब हमारा रिस्क एपेटाइट चेंज हो गया। अब दैट्स लाइक सेइंग कि अब मैं फ्लाइट ली थी, मैंने दिल्ली की, मिड फ्लाइट में कह रहा हूं नहीं मुझे अब बंबई जाना है, तो आपके पास एक ही तरीका है, आप यहां पे उतर जाइए राइट? और उसके बाद भी आप शायद बंबई पहुंचेंगे नहीं, लेकिन कम से कम पायलट को कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट? तो it starts by saying what is your return objective. Once you get that return objective, right, and you say एक बार रिटर्न ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव तो आप कुछ भी कह सकते हैं, हमें 60% रिटर्न बनाना है पर एनम, राइट? तो वो रिटर्न ऑब्जेक्टिव से रिटर्न एक्सपेक्टेशन तक की जो जर्नी है वो भी हमारी जर्नी है, बिल्कुल, एट द फैमिली ऑफिस, राइट? जहां पे हम आपको ये बता सकते हैं कि देखो रीजनेबल लेवल ऑफ रिस्क के साथ ये रीजनेबल लेवल ऑफ रिटर्न है जहां हम पहुंच सकते हैं, right? Once you get to that, basis that you will have what I call my design, which is where you will say this is my living, breathing document. अच्छा, right? It's a guidepost. It's not cast in stone. तो हम ये बताते हैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये बॉल पार्क, ये रेंज है, ये हम करना चाहते हैं। हम हर साल इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं, ओके? क्योंकि साल भर में हमने नई चीजें सीखी, कुछ चीजें हमने गलत की, वो हमको ठीक करनी होंगी, जो हमने सही किया उसको रीइंफोर्स करना होगा, राइट? हम दुनिया बदली है उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो अगर मेरा 15 साल पहले का डॉक्यूमेंट मैं आज आपको दिखाऊं और आज वो दोनों डॉक्यूमेंट काफी अलग है, बट यही तो नेचर की रीत है ना, मतलब वी ऑल इवॉल्व, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, and that's something that you've got to keep in mind, and that's something that you've got to put in that document. So from an asset allocation perspective, coming back to your original question, it will depend कि आपकी उम्र क्या है, आपकी रिस्क क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप इस पैसे से करना क्या चाहते हैं, that will define the asset allocation. So I don't have a one stop answer for what that is. मैं हमेशा इसको 3 भाग में देखता हूँ जी। मैं बी कहता हूँ, पहले बनाना जी, फिर बचाना, फिर बढ़ाना, यू टू प्रिजर्व वेल्थ जी। ये नहीं कहता हूँ कि 60% चढ़ भी जाए फिर गिर भी जाए जी, राइट? सो तीनों कंपोनेंट इज कंप्लीटली अ फंक्शन ऑफ जो आपने कहा, क्या रिस्क प्रोफाइल है और क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, करेक्ट? इनफैक्ट एक फिलॉसफी हमेशा मेरी रही है, जो आपसे मैं काफी चर्चा हो रही है, जो मैं कहता हूँ ना, जी टू जी। दुबई तो क्लियरली गुड टू ग्रेट जा रहा है, ग्रेट टू गुड जाने तो बहुत समय है जी। और दूसरी वो रही है कि कुछ भी हम जिंदगी में करते हैं ना, 4 ही चीजें हो सकती है। आप बहुत पैसा बना सकते हैं, लार्ज प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, थोड़ा खो सकते हो, बहुत सारा खो सकते हो, करेक्ट? लार्ज प्रॉफिट मैंने देखा है कि जब छोटे छोटे प्रॉफिट ओवर टाइम अक्यूमुलेट होते हैं तभी बड़ा पैसा जी, लेकिन जो लार्ज लॉस है ना वो यूं आता है, करेक्ट? बिकॉज ऑफ द रिस्क टेकिंग प्रोफाइल, एरोगेंस एंड सो ऑन। और मेरा रहा है कि यार अगर अगले 20, 25, 30 साल में सिर्फ लार्ज लॉस अवॉइड करो जी ऑन अ पोर्टफोलियो लेवल, आई विल डू फाइन। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। अगर आप पोर्टफोलियो की बात करें, आप कोई भी चीज की बात करें, इवेंचुअली एक जादू है जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, कंपाउंडिंग। यस, वो बिजनेस का कंपाउंडिंग हो, वो पैसे का कंपाउंडिंग हो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने पढ़ी थी कि आप जब 30 साल मेहनत करते हैं तो आप ओवरनाइट सक्सेस बन सकते हैं, राइट? तो वो जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, हो सकता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल पेनफुल है, क्योंकि वो पैसा बन भी रहा हो तो वो इतना सिग्निफिकेंट कभी नहीं लगता कि ये इट मैटर्स। यस,
लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो घड़ी चेंज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कहते हैं कि अब ये राइट पाथ पे निकल चुका है। हाँ। तो आपका ये जो वेल्थ प्रेजर्वेशन और वेल्थ क्रिएशन का भी ये जो जर्नी है, ये एक साइकिल है। आप एक पॉइंट तक वेल्थ प्रिजर्व करते हैं, उसके जब रिटर्न सिग्निफिकेंट हो जाते हैं तो आप कहते हैं अब मेरे पास में रिस्क कैपिटल थोड़ा बढ़ गया है, नाउ आई कैन पुट दिस इन अ वेल्थ क्रिएशन साइकिल। होपफुली दैट प्लेज आउट वेल इनफ, तो आपके पास में एक किटी लार्जर हो जाती है, आप उस लार्जर किटी को थोड़ा सा और प्रिजर्व करते हैं, बिकॉज अब हर एक पड़ाव पे, राइट, हम जब केबीसी करते हैं तो एक पड़ाव आ जाता है, तो आप कहते हैं इस पड़ाव पे थोड़ा सा रोक लिया जाए, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं रीअसेस करता हूं मेरी काबिलियत क्या है, राइट। क्या मेरे पास में आज टूल किट सही है इसको मैनेज करने के लिए, क्या मेरे पास लोग सही है इसको मैनेज करने के लिए। आप व्यवसाय में ये जरूर करते हैं, जैसे ही आपका बिजनेस एक स्केल पे आ जाता है, आप पहले रुकते हैं, देखते हैं कि इज माई टीम सफिशिएंट, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, विच इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू विद इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। यू डोंट वांट टू डू इट इन अ वे कि अच्छा देखो 100 से 200 की जर्नी तो हमने ऐसे करनी, 200 से 500 की हम सेम पे कर लेंगे, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप एक बार रुकिए, देखिए, क्योंकि आपको रीअसेस करना है कि मैं यहां तक कितना डिजाइन से पहुंचा हूं और कितना डेस्टिनी से पहुंचा हूं, राइट। और उस पॉइंट पे आप रीअसेस करते हैं, अगर मेरा हो सकता है मेरा एक तुक्का बहुत अच्छा लग गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, कैन आई मेक दिस अ रिपीटेबल प्रोसेस, और अगर नहीं है तो मेरे कर्म में कहां कमी रह गई या मेरे श्रम में कहां कमी रह गई, राइट। वो आपको रीअसेस करना है उस पॉइंट पे। तो एक और जो मेरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है, मेरी महाभारत गीता से बहुत ज्यादा जी। जैसा आपको मालूम है, मैं कई बार कहता हूँ ना, युधिष्ठिर मेरा पहला फिल्टर है। अगर इंटेग्रिटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है। एब्सोल्युटली। युधिष्ठिर पार होता है तो भीम, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट जी, फिर अर्जुन जी, फोकस, एक व्यापार एंड सो ऑन। तो युधिष्ठिर ढूंढना बहुत जरूरी है, वो 100%। और आपसे तो इतना वार्तालाप होता है, आप तो क्लियरली, मुझे मालूम है कि कई बार आप कहते हैं यार मैं सुन के बता दूंगा ये इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं, आदमी सही है कि नहीं। ये जो आप डिलीजेंस करते हैं इन्वेस्टमेंट का फैमिली ऑफिस के लिए, अपनी इन्वेस्टिंग के लिए, कैसे करते हैं और इसकी लर्निंग कहां से आई? मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं आई टेक यू अ लिटिल बिट इनटू द पास्ट कि कहां से कहानी की शुरुआत होती है। माय डैड यूज्ड टू वर्क विद वेस्टर्न रेलवे। अच्छा, ओके, राइट। 30 years वन कंपनी, उस टाइम पे सरकारी नौकरी, मतलब आपने सोचा यही करना है, ठीक है। और पिताजी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट व्हेन द मार्केट वाज एट अबाउट 800 लेवल्स। सेंसेक्स 800 850 का। लेकिन वो रेलवेज में काम करते, वो रेलवेज में काम करते थे। उन्होंने आई थिंक समवेयर अलोंग द लाइन ही फिगर्ड कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए व्हाटएवर। और पढ़ते पढ़ाते ही सेड कि मुझे सर्टेन स्टेप्स अलोंग द वे ही सेड बेटा एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गई, नॉलेज हो गया, अगर एक्शन नहीं लिया तो हम, यू कैन नॉट वेट कि ये एब्सोल्यूट परफेक्ट मोमेंट होगा, करेंगे, ठीक नहीं होगा, इंप्रूव करेंगे, पर करना जरूरी है। तो वो इन्वेस्टिंग करना उन्होंने शुरू किया। तब दिस इज द नॉन इंटरनेट ईरा, तो कोई इंफॉर्मेशन आपके पास में, अखबार में जब खबर आती है तो वो खबर भी शायद 7 दिन पहले की है। बिल्कुल। तब उन्होंने ये अनाउंस किया था, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर वो 3 दिन बाद छपा, क्योंकि पहले खबर कुछ और इम्पोर्टेंट थी। ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को आप फास्ट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? ओके। तो आई रिमेम्बर एन इंसिडेंट कि गेल का एक पाइपलाइन वाज सपोज्ड टू गो थ्रू राजस्थान। उस समय ठीक है। तो पिताजी ने अखबार में पढ़ा कि 6 महीने बाद जो है ये गेल ने अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने बोला कि हम करेंगे। ठीक है। तो पिताजी उस टाइम पे आर्टिकल्स काट काट के डायरी में चिपका के रखा करते थे। अब वो जब वक्त आया 16 जुलाई का, काम वेस्टर्न रेलवे में करते थे, अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल करते थे, तो ही गॉट ऑफ एट राजस्थान। ही सेड मैं जाके देख के आता हूं। क्या बात है। एंड देन ही केम बैक एंड ही टोल्ड अस, ही सेड गेल में इन्वेस्ट करने जैसा वो जो उन्होंने अनाउंस किया था, मैं देख के आया हूं कि वो काम चल रहा है। और वो काम जब उनको जहां लेके जाता था, वो जाके वो एक्चुअली वेरीफाई करते थे। तो उनसे मैं ये सीखा कि जो करना है ना, आपने खुद करना है।
आंखों देखी आप अपने सेंसेस पे जो देख के जो विश्वास कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपका इन्वेस्टिंग कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि अगर अजय ने मुझे बोला कि ये चीज में पैसा लगा दो, मैं लगा दिया क्योंकि हमको अजय पे भरोसा है। बट हो सकता है कि कल अजय बिजी हो और मैं फोन कर रहा हूं, मेरा फोन नहीं उठा रहा और इन्वेस्टमेंट डाउन है, उस दिन मुझे क्या पता नहीं कि मुझे क्या करना है। तो करने से पहले मुझे एक खुद जाके अपने हाथ से करके अपना आंखों देखी बैलेंस शीट थोड़ा सा, यू वांट टू बी एबल टू से कि आई हैव डन माय ड्यू डिलिजेंस एंड दैट इज एसेंशियली दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू। मतलब आई एम प्रीटी मच अ माइक्रो मैनेजर टू से कि मुझे हर चीज हर लाइन आइटम देखना है, समझना है क्यों है। बट दैट इज द प्रोसेस। आप जब पैसा संभालते हो आप ऑलमोस्ट किसी का बच्चा संभालते हो। आपको वही डिलीजेंस अप्लाई करना है किसी वो कि आप उसको खाना अच्छे से खिला रहे हैं कि नहीं, उसको डेटा क्या कंज्यूम करा रहे हैं, उसको इनफ रेस्ट दे रहे हैं कि नहीं। एग्जैक्टली दैट इज द प्रोसेस दैट यू विल फॉलो। क्योंकि आपने अगर कोई गलती की तो माफी उसकी नहीं है, बिकॉज इंटेग्रिटी पे अगर आपने फेल कर दिया किसी चीज को, देखो बाजार तो बाजार है, उसमें हो सकता है कि अप डाउन हो, वो हमने डॉक्यूमेंट किया है वो प्रोसेस नोट में। लेकिन अगर आप इंटेग्रिटी में गलती कर दें किसी की आइडेंटिफाई करने में, या अगर आप जो बेसिक न्यूमेरिक्स हैं उसको डिलीजेंस करने में गलती करें, तो देन आई थिंक केपेबिलिटी पे प्रॉब्लम है, राइट। काबिलियत पे कभी शक नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज एसेंशियली राइट। एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, फिर मैं थोड़ा दुबई के बारे में। जी, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग हेल्थ केयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जी, राइट, टॉप एंड वेलबीइंग। जी। उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए कि आपकी क्या लर्निंग है, क्या विजन रहा है, क्या हो रहा है। तो अगेन वन ऑफ द बिजनेसेस दैट मिस्टर फैज हैज डन हैज बीन हेल्थ केयर, राइट। तो हमारा एक अस्पताल है केरला में व्हिच गोज बाय द नेम ऑफ मैत्रा, एंड अगेन वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स इन द कंट्री। आप अगर अस्पताल जाएंगे तो यू विल सी दैट इट्स अमंगस्ट वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, राइट। एंड in that journey, so we started the hospital in 2018. अच्छा, right? And 2020 COVID hit, right? So journey में I think somewhere along the way Mr. Faisal realized that what we are doing with modern medicine is symptomatic care. जी, right? बिल्कुल। अगर आपको बुखार है और मुझे बुखार है तो दोनों की दवा पैनाडॉल है बस, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग हो सकता है, राइट। आपको कान में इन्फेक्शन हो सकता है, मुझे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो भी हो सकता है, right? And while modern medicine will use whatever diagnostic tools, but wherever they get to is still, we would like to believe, not root cause, right? There is some amount of symptomatic care. It's always management of symptoms that you're doing with modern medicine. And what we wanted to do was holistic medicine. What we wanted to do was preventative care. And Mr. Faisal, on that journey realized that, so he then traveled across the world. He said, who are the people that are doing stuff like this? And without taking names, saying कि बहुत सारी जगह गए जहाँ से ट्रीटमेंट्स करवाए, लोगों से मुलाकात की। आपने एक चीज उन्होंने जो रियलाइज किया वो यह कि कहीं पे भी हमारे पास डेटा ड्रिवन वेलनेस नहीं है। अच्छा, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आप एक अच्छे रिजॉर्ट पे जाए, हमने आपसे पूछा कि अच्छा अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आप शांत जगह पे थे, पहाड़ थे, ठंडा मौसम था, आपने कहा अच्छा लग रहा है, तो बोला यही आपका वेलनेस है, राइट। और आप अच्छी हवा ब्रीथ करते हैं, कुछ वक्त अच्छी जगह रहते हैं, you will feel better, right? So there's no doubt about that. But how much better? What does that delta look like? Again, what does the process look like? Right? So we said let's bring this into what we're doing at Tula. So before you come into Tula, what we will do is we will run a full genome test on you. We'll say what is it that you're predisposed to. Then from there we say, okay, what are the triggers towards where you're going with that. And then draw out an action plan for you, saying कि आज जो है आपका health and wellness score, for example, ये है. It's a patented technique that we have where we, on a bunch of factors, we will assess your score. ठीक है. That score has two things for you. One is your chronological age, so where you are at this point in time, and what is your body age today. ठीक है. Right? And the idea is that by the time you finish the treatment,
we want to help you get younger. Right? अब वो कितना मैं है आज से 49 का हूँ इन नंबर, मेरे शरीर का उम्र 55 भी हो सकता है या 45 भी हो सकता है। करेक्ट, वो डिपेंड करता है कि आप क्या, आपका स्केड्यूल क्या है और आप कितना अपना ख्याल रखते हैं, आपके जेनेटिक्स क्या है, तो आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है। बट आप जहां भी हैं और वो एक स्कोर है, वो स्कोर जो है वो डेफिनेटिव नंबर्स पे बेस्ड है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपका वो स्कोर डिफाइन करेंगे। आपका स्ट्रेस पैटर्न क्या है, आपका वेकिंग स्केड्यूल क्या है, आप कितना सिगरेट पीते हैं, कितना अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वॉट एवर इट इज, राइट? एंड देन द आइडिया इज दैट बाय द एंड ऑफ completing that 2 or 3 week journey, where can I bring you back? That's one part of it, right? And then the other is, how do I continue onward onto this journey? So that's the second premise of what we're building at Tula. So again, to envisage something like that, to say कि इसको मैं world class बनाऊंगा, and to put in a lifetime of effort and the amount of पूरी ऊर्जा एकांतपन की लगानी। Absolutely. और एक और आपने इंटरेस्टिंग चीज मुझे बताई थी जो मुझे बहुत रोचक लगी कि आप एलोपैथिक मेडिसिन जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो भी रिक्वायर्ड है, 3 या 4 कंसल्टेंट एक साथ जाते हैं। करेक्ट। तो आप डिपेंडिंग ऑन आपको क्या so we're in this path of wellness, we want to combine traditional medicine and modern medicine. अच्छा। So आप अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी गोली बंद कर दीजिए, तो हो सकता है उस गोली बंद करने का आपको कोई साइड इफेक्ट हो, राइट? बिकॉज आप बरसों से वो गोली ले रहे हैं, तो और शायद हमको खुद वो भरोसा ना हो कि मैं गोली बंद कर दूं या नहीं करूं, राइट? तो the idea is to put the modern medicine doctor, somebody that knows your facts and figures as they stand today, and to put your traditional medicine doctor in the same room and say, you know what, this is the advice that I am giving him. The modern medicine doctor says, look, I am comfortable with that advice. We will be here, we will monitor as we go along. The idea is to wean you off that medication slowly, rather than saying कि आप कल से बंद कर जी, right? और जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे वैसे आपकी दवा की जरूरत कम करनी है हमने, रादर देन सेइंग कि आप दवा मत खाइए। तो दवा की जरूरत कम करने का जो तरीका है वो दैट इज एसेंशियली व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। एंड आयुर्वेदा ऑल्सो एज अ वाइल इट्स अ ग्रेट डॉक्यूमेंटेड साइंस, राइट? लेकिन हमने आयुर्वेदा को वो जड़ी बूटी और चूर्ण को हमने जो बदनाम किया हुआ है, राइट? मतलब अगर आपको खांसी है और आपको सर्दी है, तो अगर तो आपसे कहा जाएगा कि आप कहेंगे काढ़ा बना दीजिए। बिल्कुल। आपके घर पे जो काढ़ा बनेगा और मेरे घर पे जो काढ़ा बनेगा और किसी और के घर, वो सब अलग होगा जी। डिपेंड करता है मेरे घर पे कितना गरम मसाला पड़ा था, राइट? बट साइंस है। अगर आप सेम चीज अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में बोले कि थोड़ा सा डोलो, थोड़ा सा एडोल, थोड़ा सा ये तोड़ के मिक्स करके खा लीजिएगा, तो हम नहीं खाएंगे, राइट? लेकिन ये क्योंकि नेचुरल है, आप कहते हैं। एंड फिर उसके बाद लोग कंप्लेन करते हैं कि आयुर्वेदा से जो है हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। आप प्रैक्टिशनर के पास नहीं जा रहे हैं, आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लिखे कि थोड़ा सा नीम और थोड़ा शहद को साथ में पानी में उबाल के पी लीजिए, आप बेहतर हो जाएंगे। तो दैट इज नॉट आयुर्वेदा, राइट? एंड to put the doctors together to say this is what your sense of well-being looks like, this is the stuff that needs to be done, it's a beautiful science. It's a very personalized medicine. Ayurveda essentially is personalized medicine, right? While modern medicine is modular medicine. एक ही सबके लिए है। एंड आपके लिए जो चाहिए वो आपको आयुर्वेदा या आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन दे सकता है, बट द आइडिया इज टू पुट बोथ द डॉक्टर्स टुगेदर एंड टू ब्रिंग दैट टू लाइफ। सो दैट इज एसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग। तो प्रशांत, आप लिखते भी बहुत अच्छा है, और मैं चाहूंगा कि एक जो कविता आपने मेरे को सिंगापुर में सुनाई थी, कल शाम को भी सुनाई थी, वो आप दर्शकों को जरूर सुनाएं। मैं बहुत शौक से लिखता हूँ और आप वाकई बहुत अच्छा लिखते हैं, और बहुत शौक से पढ़ता भी। तो ये कविता है कुछ उस वक्त की जहाँ जिंदगी में, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ बिफोर कविता सुनाता हूँ। आपको जिंदगी में जब अच्छे लोग
इकट्ठे करने होते हैं ना, तो अच्छे लोगों तक पहुंचने की भी एक जर्नी है, राइट? आपको लोगों से मिलना होगा, आपको वल्नरेबल रहना होगा, आपको चोट सहनी होगी, आपको घाव झेलने होंगे, राइट? और वो जर्नी में आप करते कराते कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ रहते हैं आपके साथ, और तब एंड एवरी पर्सन दैट यू मीट, हर एक अच्छा आदमी जब मिल जाता है ना, वो जो खुशी होती है, तब एक आपको एक एहसास होता है पीछे देख के कि यहाँ तक पहुंचने की जर्नी कैसी रही। हमने 17-18 साल में कुछ बहुत अच्छे, बहुत अमेजिंग लोगों के साथ में हमारी दोस्ती हुई है आज, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द जर्नी, आई वुड नॉट चेंज एनीथिंग अराउंड। लेकिन अच्छा होने का एक दूसरा पहलू यह है कि आपका फायदा बहुत उठाया जाता है कभी कभी, और हर अच्छा आदमी ये बात जानता है, बिल्कुल, और फिर भी कहता है कि चलो यू नो इट्स ओके, पार्ट पार्सल ऑफ लाइफ। तो लेकिन वो अच्छा होना नहीं छोड़ता, अच्छा होना नहीं छोड़ता वो, क्योंकि वो दैट इज हु यू आर, आप वही हो, दैट इज हु यू आर, एंड दैट इज अ सेंस ऑफ योर डीएनए, दैट इज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। जी, राइट? हम जिंदगी में जहां से आए और आज हम जहां बैठे हैं, मैं शायद 15-20 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं आज यहाँ आऊंगा। तो उस घड़ी को मैं भुला नहीं सकता, और अगर भगवान ने मुझे यहाँ तक लाने की काबिलियत दी है, और बीच में अगर 2-4 आदमी कुछ कर भी दें, तो क्या चिंता है? हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा है, हमें अपने प्रोसेस पे भरोसा है। तो ये लिखावट जो है, ये कुछ वर्षों पहले की है। ठीक है, जब कुछ उस जर्नी में कुछ धोखे थोड़े ज्यादा पड़ते हैं और लोग कुछ कम मिल रहे हैं, उस वक्त का ये किस्सा है, राइट? तो हमने कहा हर इंसान के लिए एक अलग चेहरा, हर इंसान का हर वक्त एक अलग चेहरा। कौन जाने किसका चेहरा? आज तो हर चेहरे पर एक अलग चेहरा, कभी भगवान का, कभी शैतान का, कभी इंसान का, कभी हैवान का। वक्त वक्त पर बदलता है अपनों का परायों का चेहरा। That's the peaceful. But over course of time, I think सुख दुख part of the journey. तो थोड़ा सा चेहरे बदलते भी रहने चाहिए, कुछ लोग मिलते भी रहने चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छाई बुराई दोनों में, अगर जब तक अच्छाई आपका खाना है और बुराई आपके पास में थोड़ा सा मसाला है, थोड़ा नमक है, तब तक सब अच्छी बात है। आई थिंक ज्यादा मसाले वाला खाना ना खा लो, तब तक सब ठीक है। So, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। शांत, दिस वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। अगली बार जब दोबारा मैं दुबई आऊंगा, शायद सितंबर या दिसंबर में जरूर आऊंगा जी, मैं फैजल साहब की पूरी जर्नी समझना चाहता हूं, उनकी वाल की स्टोरी जो कमाल की थी कि एक इंसान गिव अप ही नहीं मारता है, उस सस्पेंस में मैं छोड़ूंगा आज, बस मजा आया। थैंक यू सो मच।